देखो बच्चों, आज अपने दो कंसेप्ट कवर करने, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। जैसे रिलेशन के टाइप्स हमने देखे, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस जो कि सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ऐसे ही फंक्शन के कुछ टाइप्स है जिसमें हमने तीन पर मेन फोकस करना है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बायजेक्टिव। इंजेक्टिव को अपने वन वन फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव को ऑन टू फंक्शन भी बोलेंगे, और बायजेक्टिव ऐसा फंक्शन होता है जो ये दोनों होता है, वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ये क्या है? गाना गा रहा है कोई, कॉम्पोजिशन फंक्शन अपने गाना गाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा कि फंक्शन मिली भगत करेंगे। जैसे हम दो मशीन को, एक जैसे अपने एग्जांपल दूँ, अपने पहले एक मशीन आती थी, वॉशिंग मशीन, कौन सी? सेमी ऑटोमेटिक। तो सेमी ऑटोमेटिक में दो बकेट्स होती थी, यूज़ किए कभी? अभी अभी दिन नहीं आए हैं। ऑटोमेटिक आप लोगों के ज़माने में आती है, पहले आती थी सेमी ऑटोमेटिक, उसमें दो बकेट्स होती थी। ऑटोमेटिक में क्या होता है, एक ही होता है, सब उसमें सब छोड़ देने का, चालू करके कपड़े सीधे ड्राई निकल कर सूख कर आते। सेमी ऑटोमेटिक में कैसा था, एक वॉशिंग टब होता था और एक ड्राई करने के लिए अलग से टब होता था। जब कपड़े वॉश हो जाए तो उठा के ड्राई करने वाले टब में डालने के, फिर वो जो है कपड़े ड्राई होते थे। तो यानी यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक में कैसा है, एक ये फंक्शन अलग है, ये वाला फंक्शन अलग है, बराबर। इसका इनपुट क्या है, इम्प्योर कपड़े, आउटपुट क्या है, वॉश्ड यानी धुले हुए कपड़े। फिर दूसरा फंक्शन क्या है, तो धुले हुए कपड़े, आउटपुट क्या है, सूखे हुए कपड़े। अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स, इन दोनों को ऑटोमेटिक मशीन ने मिला दिया, एक साथ दे रहा है, एफ एक्स जी एक्स। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ फंक्शन का कॉम्पोजिशन हम देखेंगे, किसमें? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में। एंड इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब क्या? इन्वर्ट, उल्टा। इन्वर्टिबल मतलब जो उल्टा हो सके। तो ऐसा फंक्शन, उल्टा हो सके फंक्शन मतलब क्या? तो उल्टा हो सके ऐसा फंक्शन का मतलब ये है कि इस फंक्शन का ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए कि जिनको जब अपने साथ में ऑपरेट करें, साथ में, तो रिजल्टेंट एकदम ज़ीरो ज़ीरो हो जावे। जैसे मान लीजिए एफ एक्स आपको सेट ए से सेट बी के एलिमेंट ए से एलिमेंट बी पर लेकर गया, तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन क्या करेगा, आपको सेट बी के इस वाले एलिमेंट से वापस इस वाले एलिमेंट पे ले आएगा, एक राउंड घूम जाएंगे अपने। और अगर कोई इन दोनों फंक्शंस को साथ में अप्लाई करे, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स को साथ में अप्लाई करे, तो क्या होगा, पूरा चक्कर घूम जाएंगे। यानी एलिमेंट का कुछ होगा नहीं, जो इनपुट था वही आउटपुट मिलेगा। ऐसा अपने यहाँ डिस्कस करेंगे। तो किस किस फंक्शन के इनवर्स पॉसिबल है वो सब देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल दूँ, तो मैं एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करूँ, फिर एक्स स्क्वायर का बाद में कैलकुलेट कर दूँ स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा, वही का वही। तो ये एफ एक्स है और ये चीज़ क्या है, स्क्वायर रूट, उसका इन्वर्स अपने बोल सकते हैं। तो वो अपने आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। मान लो कि कोई फंक्शन के लिए मुझे ऐसा मिल रहा है, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू मिल रहा है, और मुझे पता है कि ये फंक्शन जो है कौन सा है, वन वन फंक्शन है। अगर वन वन फंक्शन के लिए ये चीज़ मिल रही है, तो वो कब मिल सकती है? तो जब एक्स वन और एक्स टू इक्वल हो तब। एफ एक्स वन, या तो अपने इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू हुआ और अपने को ऐसा मिला कि एक्स वन और एक्स टू इक्वल है, तो ये फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है। या तो वन वन फंक्शन होता है, तो यानी उसकी एक प्रॉपर्टी है वन वन फंक्शन की, ठीक है। ये चीज़ हुई। क्या लिखा, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, इमेजेस ऑफ, ये सब इमेजेस है,
ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है एक्स के। तो एलिमेंट एक्स के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इमेजेस मिल रही है, तो फंक्शन जो है वन वन फंक्शन है। डन। फिर इसी तरह अपने ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर दो। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी ऑन टू इफ all the images have some elements in set A। तो ऑन टू फंक्शन में जो फंक्शन की रेंज होती है वो ये सेकंड वाला सेट होता है। कौन सा फंक्शन आया? बाइजेक्टिव। जो कि वन वन भी है और ऑन टू भी है। A function is bijective if it is both 1 1 and on 2। तो हमने यहाँ पर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन बनाया है, यानी जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो? नहीं बनाया। कैसे नहीं बनाया? देखो, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स रह गए, इसके लिए ऑन टू नहीं है, ये 1 1 है। यहाँ पर हमने ऑन टू तो रखा, सारे एलिमेंट्स को रिलेट तो कर दिया, लेकिन 2 का आउटपुट भी बी है और 3 का आउटपुट भी बी है, इसके लिए ये 1 1 नहीं रहा। यहाँ पर भी सेम केस है, बराबर। एक ही अपने ने बाकी रखा है। तो क्या लगता है बच्चों, कैसा होता होगा 1 1 और ऑन टू फंक्शन? तो यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में आना चाहिए, पर 1 1 भी रहे और यहाँ का हर एक कवर हो जाए। तो यहाँ का अगर कवर करना और 1 1 रखना हो तो यहाँ पे 4 एलिमेंट ही रखने पड़ेंगे, ए बी सी डी। अब मुझे 1 1 रखना है। 1 1 का मतलब एक का रिलेशन एक के साथ ही, तो ये 4 3 ऐसा भी हो सकता है क्रॉस में। लेकिन आपने क्या किया, जो y सेट है उसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन यहाँ कर दिया, जिससे ये क्या हो गया, ऑन टू हुआ। ऑन टू में हमने खाली ये देखना है कि जो सेकंड सेट है जहाँ पे अपने को रेंज मिलती है, तो जो रेंज का हर एक एलिमेंट, या इसमें बोलो कि सेट y का हर एक एलिमेंट यहाँ पर रिलेशन में होना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो देख, यहाँ पे अपने एक भी नहीं छोड़ा, तो ये वाला फंक्शन देखो कैसा है। तो यहाँ पर हमने एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ा, बराबर, तो वो ऑन टू हो गया। प्लस हमने एक एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ ही रखा है, तो वो 1 1 भी हो गया। तो जब ऑन टू और 1 1 हो गया तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, या हो गया ऑन टू एंड 1 1, या 1 1 एंड ऑन टू। ये सेट है स्टूडेंट्स के सेट से नेचुरल नंबर पर, यानी हम स्टूडेंट इनपुट में देने वाले हैं और आउटपुट में उसका रोल नंबर जो कि नेचुरल नंबर होगा वो मिलेगा। आई बात समझ में? तो फंक्शन एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। तो ये किस टाइप का फंक्शन हुआ देखो, तो सेट ए में स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, सारे स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 50 तक ये सेट होगा। फिर ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट तो 1 2 3 4 ऐसा सब चलता रहता है, 50 तक तो जाएगा ही, लेकिन 50 से आगे भी जाएगा ये, तो है ना। नेचुरल नंबर है उसमें तो 51 52 सब होगा। तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर्स के 50 एलिमेंट्स तक, 50 एलिमेंट्स सेट ए के साथ रिलेशन में होंगे, बराबर, बट आगे के रिलेशन में नहीं होंगे। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन हुआ? ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, बिकॉज जो सेकंड सेट है ना, कोडोमेन,
तो कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में नहीं है, इसके लिए ऑन टू नहीं हुआ, बट ये 1 1 होगा क्योंकि एक बच्चे का एक ही रोल नंबर है, एक बच्चे के 2 रोल नंबर नहीं होंगे। आया समझ में? नेचुरल नंबर्स हमको एक्स लेने हैं, एक्स की जगह नेचुरल नंबर रखना है, तो आप सीधी सी बात है कि 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे 4 मिलेगा, 3 रखोगे तो 6 मिलेगा। यानी इस सेट के हर एक एलिमेंट्स के लिए आपको फंक्शन एक यूनिक इमेज देगा, अलग अलग इमेजेस देगा, तो ये 1 to 1 है। बट इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स फंक्शन के साथ रिलेशन में आ रहे हैं, तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, क्योंकि डबल वाले इवन इंटीजर्स आ जाएंगे, बट 1 3 5 ये तो रह जाएंगे, इसका रिलेशन नहीं है, तो इसके लिए ऑन टू नहीं होगा, राइट? ओके, अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कोई फंक्शन f है जो a से b पर डिफाइन है, कोई फंक्शन है g जो b से c पर डिफाइन है, ये फंक्शन fx, ये फंक्शन gx। ओके, तो फंक्शन f और g का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g इज अ फंक्शन, एक नया फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को कंपोज करो, मिला दो, तो एक नया फंक्शन मिलेगा, है ना? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g इज अ फंक्शन denoted by GOF। अपने फंक्शन को कैसे बोलते हैं, इसको f ऑफ x, ये होता है g ऑफ x, ये क्या होगा, g ऑफ fx, इसको क्या पढ़ेंगे, GOFX। तो फंक्शन f और g का कंपोजिशन GOF है, वहीं पर मैं ऐसा बोलूँ कि g और f का कंपोजिशन क्या होगा, तो वो FOG होगा, f ऑफ gx। ठीक, अभी अपने GOF की बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g इज अ फंक्शन डिनोटेड बाय GOF एंड डिफाइंड बाय और गिवन बाय, क्या होता है ये GOF? तो एक फंक्शन है, तो उसका इनपुट आप दोगे, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन किस 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 सेट पर होता है वो भी तो लिखो। ये फंक्शन होता है A to C पर होता है, ओके। हमने B कॉमन रखा है दोनों में, F का कोडोमेन B है, बराबर, और G का डोमेन B है, ये कॉमन फंक्शन सेट है वहाँ पे, ओके। तो GOF सेट होगा A to C। तो GOF एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप इनपुट x डालोगे, वो क्या देगा आपको, वो देगा G ऑफ fx। यानी कि G में इनपुट x देते हैं तब जाके क्या मिलता है, Gx मिलता है। इस बार यानी कि G में इनपुट क्या देना है, G में इनपुट x नहीं देना, G में इनपुट fx देना है। यानी आपने अपना मेन इनपुट क्या है, x, सबसे पहले x को ऑपरेट करवाया f के साथ, तो क्या मिला, fx। फिर ये जो रिजल्ट है इसको फिर से इसको अब ऑपरेट करवा दो g के साथ, यानी एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन का क्या बन रहा है, इनपुट। मशीन वाला एग्जांपल, तो वॉशिंग मशीन जो आज की ऑटोमेटिक आती है वो क्या करती है कि भाई जो वॉशिंग टब ने जो आउटपुट दिया वॉश्ड क्लोथ्स, वो फिर उसको ड्राई करने के लिए एज अ इनपुट ले लेती है अंदर ही अंदर, तो ये आपको डायरेक्ट सारा काम करके दे रहा है। अब यही काम आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो
दो फंक्शन का ऑपरेशन अपने को करना है। इनपुट है एक्स, मेन इनपुट। तो इसमें फंक्शन एफ ने ऑपरेट किया, एफ एक्स मिला। अब इस पे जी ऑपरेट करेगा तो क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो आप बारी बारी करो, बराबर। या तो आप सीधे ये वाला फॉर्मूला फाइंड कर लो इसका और डायरेक्ट इसी में इनपुट दे दो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स है इसमें नोट करने जैसे, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। सेट ए में कोई इनपुट है एक्स, आपने एक्स पर ऑपरेट कर दिया फंक्शन एफ, तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, सेट बी में। सेट बी में कौन है, तो एफ एक्स मिल जाएगा आपको। आ रहा है समझ में? सेट ए में एलिमेंट्स है एक्स, आपने इस पर एफ फंक्शन ऑपरेट कराया, ये जो फंक्शन है आपको यहाँ से लेके सेट बी में ले जाएगा। अब जो फंक्शन जी है उसका डोमेन देखो क्या है, उसका डोमेन है बी, यानी वो यहाँ से इनपुट लेता है। तो फंक्शन एफ एक्स उसके लिए क्या है, इनपुट है। तो ये फिर उसको यहाँ ले आएगा, सेट सी में ले आएगा। तो सेट सी में वो ऑपरेशन होने के बाद आएगा, जी ऑपरेशन हो जाएगा उस पर, बराबर। तो एफ एक्स को मान लो आप क्या कह रहे हो, वाई कह रहे हो। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, जी वाई, बराबर। लेकिन आप सीधे यहाँ से यहाँ गए, उसी एलिमेंट से, एक्स एलिमेंट से सीधे जी वाई पे जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शंस को बारी बारी ऑपरेट करना पड़ेगा। वही वही ऑपरेशन क्या कहलाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। ओके, तो ये इसका डायग्राम बनता है। आपको सिर्फ क्या करना है, एफ ओ जी फाइंड करना है और जी ओ एफ फाइंड करना है। ठीक, जी ओ एफ फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करोगे, जी ओ, जी ऑफ एफ एक्स, इसका डेफिनेशन क्या है, तो हमने एफ एक्स इनपुट दे देना है जी में। ओके, एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स, इट इज कॉस एक्स। ओके, यहाँ पर जी का इनपुट एक्स है, जी का इनपुट एक्स हो तो वो क्या देता है, 3x²। लेकिन एक्स की जगह अब मुझे इनपुट क्या देना है, कॉस एक्स देना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करता हूँ कॉस एक्स को, कॉस एक्स है तो यहाँ पे भी कॉस एक्स डालना पड़ेगा। तो 3 × cos² x इज जी ऑफ एफ एक्स। आ रहा है समझ में? यहाँ पे एक्स रख दो। बोलो, सुनो फिर से, जी ऑफ एफ एक्स। हाँ, नहीं क्यूब नहीं आएगा ना। एक्स की जगह हमने क्या रखा, देखो कॉस एक्स रखा, तो 3 तो 3 रहने वाला है। कॉस एक्स का क्या करने वाले हम, स्क्वायर। तो कॉस एक्स का स्क्वायर तो उसको ऐसे लिखते हैं ना। ना, ये मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई। ये जैसे जी ओ एफ लिखा था ना, तो अब मुझे इनपुट क्या दे रहा हूँ वो शो करने के लिए मैंने एक्स लिखा है, कि मैं यहाँ पे भी तो, ये जी ओ एफ है। नहीं, ये जी कॉस एक्स की वैल्यू है।
हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, देखो एक्स जी एक्स इतना है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या रखना है, जी कॉस एक्स, तो एक्स के स्थान पर कॉस एक्स रखना है, तो अपने को ये चीज़ मिलेगी। अब इसी तरह एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करो, तो हो जाएगा एफ ब्रैकेट में जी एक्स। ओके, तो जी एक्स क्या है, 3x² और एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स। तो एक्स के स्थान पर अब यहाँ पर क्या रखना पड़े, 3x²। एक्स हो तो कॉस एक्स मिलता है, अब 3x² है तो मिलेगा कॉस ऑफ 3x²। कहाँ पे बेटा, जी की ये वाले में, क्या वाले में, ये वाले में जी के जगह पर क्या लिखना था, हाँ बराबर। हाँ एक्स को रिप्लेस करना है कॉस एक्स से, तो फिर यहाँ पे भी रिप्लेस करोगे ना, कॉस एक्स का स्क्वायर, तो उसको अपने ऐसा लिखा है 3 cos² एक्स, वो थीटा एक्चुअली, बराबर। तो थीटा का स्क्वायर नहीं करते ना अपने, जैसे मुझे लिखना हो कॉस 60 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बता रहा है कि आपको हाफ का स्क्वायर करना है। आप ऐसा नहीं लिखोगे कि कॉस स्क्वायर फिर 60 का भी स्क्वायर, उसका तो पूरा मतलब अलग हो जाएगा, बराबर। तो ये थीटा की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। चलो तो ये आया समझ में फिर। तो आप देखो कि दोनों, यहाँ से अपने एक चीज़ देख सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल टू, हाँ एफ ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, ये जनरल रिजल्ट है। कोई खास ऐसा केस हो तो वो उसमें इक्वल हो भी सकता है, बराबर। एक फंक्शन A2 B डिफाइन है, एक फंक्शन C2D डिफाइन है। ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट सी, दिस इज फंक्शन एफ, दिस इज फंक्शन जी। अब मुझे ये दोनों फंक्शन का कॉम्पोजिशन बनाना है, बना सकता हूँ, बना ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट कंपोजिशन कब बनती है, तो जब दूसरे फंक्शन का इनपुट हो जाए तब। अब ये कब पॉसिबल है, तो सी का कुछ भाग यहाँ पर आना ही चाहिए, पूरा का पूरा इक्वल ना हो। अपने तो देखो पूरा का पूरा इक्वल ही ले लिया था, इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा का पूरा इक्वल ना हो तो कुछ भाग तो आना ही चाहिए, ये भाग। तो क्या होगा, आप यहाँ से यहाँ पर आओगे और फिर यहाँ से वहाँ जाओगे, यानी कि आप कह सकते हो ये क्या हुआ, ये रेंज ऑफ फंक्शन हुआ ना, क्या हुआ, ये रेंज ऑफ फंक्शन एफ, ओके, शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन जी। बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये जो मैंने हल्का सा भाग बनाया ऐसे डार्क वाला, तो फंक्शन एफ का आउटपुट यहीं गिर रहा है, तो ये क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन एफ है, ओके। और फंक्शन जी का ये पूरा सर्कल क्या है, डोमेन, तो ये रेंज ऑफ एफ और ये डोमेन ऑफ फंक्शन जी, तो ऐसा है रेंज ऑफ फंक्शन एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो ये अगर पॉसिबल है तो कौन सी लिंक बन रही है, एफ से जी की, उसको क्या बोला, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ तभी पॉसिबल है तो जब ये चीज़ हो रही हो, अगर ये चीज़ है ही नहीं तो जी ओ एफ आप बना ही नहीं सकते। इसका उल्टा बोल दो कि रेंज ऑफ फंक्शन जी इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, तो एफ ओ जी पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या सवाल बन रहा है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ जो पॉसिबल है वो फाइंड करो। तो देखो अब कौन किसका सबसेट है, तो दिख ही रहा है, A to B, B to C, यानी कि जी ओ एफ तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन एफ ओ जी मिलेगा क्या, जैसे आप एफ ओ जी चाहिए तो ये पहले लिख लो, ये बाद में लिखा। अब ये दो सेट का कोई लेना देना हो तो बने, तो वो एलिमेंट्स में देखो, ऐसे नाम अलग है इसके लिए नहीं, वहाँ पे देखो कि कुछ लेना देना है सी और ए का,
C3 7 11 15 19 23 और A, ओहो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी f ऑफ जी एक्स, बट जी ऑफ एफ एक्स पॉसिबल होगा। और वो फाइंड करके बताओ मुझे, चलो कितना 4x-1 कर दिया, क्या बात है। हाँ वो तो नहीं निकलेगा, वो अगर तुम ज़बरदस्ती निकाल भी दो तो उसका मतलब नहीं है, ऐसे निकालने जाओगे तो निकल तो आएगा, बट जो गिवन सबसेट है उसमें इनपुट आउटपुट नहीं मिलेगा कुछ। एफ जी ओ एफ में तो क्या है, आप इनपुट डालो, देखो आपको आउटपुट का मैपिंग पूरा दिखेगा। तो ये कैसे डिफाइन किया, जी ऑफ एफ एक्स हमने देखा, एफ एक्स क्या था, एफ एक्स क्या था 2x-1, और जी एक्स है 2x+1, तो x के स्थान पर क्या रखना है 2x-1, जी एक्स है 2x+1, यानी x के स्थान पर अब यहाँ पर क्या रखना होगा 2x-1, 4x-2+1, 4x-1, ये आया जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब भी समझते हैं, चलो ये मिटा दूँ ना, इसका तो क्या काम है। सुनो, ये आता है 4x-1, ओके। तो सेट ए में से कोई भी एक इनपुट चूज कर लो, कौन सा कर रहे हो बोलो, 2। तो अपने पहले यहाँ से फाइंड करते हैं, तो मैं x के जगह पर 2 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, आएगा 7 आएगा, राइट। अब यहाँ से चल रहे हैं, पहले ये कैलकुलेट करेंगे फिर ये कैलकुलेट करेंगे। तो एफ एक्स आपने कैलकुलेट किया किसके लिए, x=2 के लिए कैलकुलेट किया, तो 2 के लिए हो जाएगा 4-1 3। तो यानी f फंक्शन आपको सेट ए के 2 एलिमेंट से कहाँ पर लेकर चला गया, सेट बी के 3 एलिमेंट्स पे, यानी दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट, एंड फॉर द सेकेंड फंक्शन दिस विल बी नाउ इनपुट। तो अब अपने को जी एक्स में x के स्थान पर क्या रखना है 3, कितना आएगा ये, आ गए 7 पर, यानी कि 3 से अब ये आपको कहाँ ले गया 7 पर। और देखो जी ऑफ एफ एक्स आपको सीधे 2 से लेके 7 पर ले गया है, यानी ये क्या है वाया वाया है, पहले स्टेशन ए से बी पे जाएंगे, बी से फिर स्टेशन सी पे जाएंगे, लेकिन ना ये वाली जो ट्रेन है ये आपको सीधे ए से सी पर ले जाएगी, बराबर। तो ऐसे ही मैं और एग्जांपल दूंगा, अपने कल से मतलब एक्सरसाइज ही करनी है, अपने खाली टेक्स्ट बुक की नहीं, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा ऐसे, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब इससे क्या अंडरस्टैंडिंग पूरी हाँ गेन होती है, बराबर। चलो तो अपना टाइम हो गया है, बराबर। 10th के स्टूडेंट्स को बैठने देते हैं और अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।